गुड मॉर्निंग एवरीवन और होप है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 28 मई की करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कल के जो प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट में दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए ताकि चीज़ें याद रह सकें। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है चीज़ों को रिवीजन करने से चीज़ें याद रहेगी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा एग्जाम में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक इसको बोला जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट हैं उसके बारे में चर्चा की गई। किन देशों के बीच स्थित है, जिनके बड़े हिस्से पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किए हैं। तो इसका आंसर आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कमेंट में जवाब देना था। इसका आंसर है नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, अब हम लोग प्रीवियस जो कल पढ़े थे उसके क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय मतलब 2 पक्ष में होता है, तो किसके बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच। बरून गरुड़ और क्या बताए थे आपको? तीसरा नाम आप लोग कमेंट बताइएगा। बरून का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बरून गरुड़ और शक्ति नाम था, शक्ति और फ्रिंजेक्स फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के तहत किया गया। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को बताया गया था कहाँ है? नैरोबी में है, जो कि केन्या में स्थित है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करिए। हाल ही में किस वित्तीय नियामक संस्था, जो फाइनेंस की संस्था है, वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस फ्रेमवर्क के कड़े नियम जारी किए? तो कौन किया? रिजर्व बैंक की स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक बोलते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो मनी हम लोग छापते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो पहले भारतीय गवर्नर इसके कौन थे? भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख, अब पहले गवर्नर पूछेगा तो ऑसबोर्न स्मिथ। तो हम लोग आगे के बारे में जानेंगे। अब चर्चा में रहा G-SAT-32 उपग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संचार उपग्रह है। अब G-SAT-32 के बारे में भी हम आपको बताए थे। ये कौन से उपग्रह से? LVM लॉन्च व्हीकल मार्क से LMV लॉन्च मार्क व्हीकल 3 से छोड़ा गया था। लॉन्च मार्क इसका ये क्या चंद्रयान 3 में भी LMV का यूज किया गया था। अब G-SAT-32 है क्या, उसके बारे में भी कल आपको क्या बताया गया? G-SAT-32 को G-SAT-N3 भी बोला गया था। इसका नाम G-SAT-N3 भी है, दूसरा नाम। इसका क्या? LVM-3 रॉकेट के जरिए इसको भेजा गया था। यह एक हाई थ्रू आउटपुट HTS सैटेलाइट है। इससे क्या होगा? मोबाइल संचार, जो हम लोग जैसे जो अभी समुद्र में कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है उसमें मदद मिलेगा। और क्या मदद मिलेगा? ब्रॉडबैंड तेज होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी तेज होगी। तो इस सैटेलाइट से G-SAT-32 उपग्रह से इसके संचार में हम लोग को क्या मदद मिलेगी, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। अब आगे क्या? नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पे हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। किस पे आधारित है? तो सहकारी संघवाद पे आधारित है। सहकारी संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन हुए? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया है। पहले CEO कौन है? आप बताइए कमेंट में। अभी की CEO कौन है? निधि छिब्बर है। तो ऐसे करके चीजों को याद करिएगा तो जल्दी याद होगा। अब चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसे 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2023 में दिया गया। 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। उसको 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश के वैज्ञानिकों ने फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर विकसित किया है? तो कौन है? AI। आजकल AI सब जगह काम आ रहा है, चाहे वो कृषि के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो रिसर्च के फील्ड में हो। तो दुनिया का पहला जो AI आधारित जीन है वो कौन विकसित किया है? भारत विकसित किया। इसका नाम क्या था? CRISPR, CRISPR 1। इसको CRISPR 1 टोकन कल बताए नहीं थे। अब इसकी विशेषता क्या है कि कम पानी और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी फसल क्या होगा? फसल उगेगा। फसल उगने से क्या होगा? किसानों की आमदनी आएगी, तो सूखा का प्रभाव कम होगा। इसके उपयोग से पौधे के DNA में बदलाव आएगा, जिससे कम पानी और सूखे और बदलते मौसम का सामना करने में के सक्षम फसलें उगाई जा सकेगी। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो अभिलाषा बराक को दिया गया। अभिलाषा बराक को क्यों दिया गया? अभिलाषा बराक क्या कहाँ गई थी? लेबनान गई थी। लेबनान में जो यूनाइटेड नेशंस के तहत जो कार्यक्रम होता है उसमें कुछ सैनिकों को ले जाया गया था, तो वहाँ इन्होंने लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पे काम किया, इसलिए उनको अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नागरिकों को इससे क्या करना है? जागरूक करना है। जागरूक करने से क्या होगा? जागरूक करने से वो अपने हेल्थ के प्रति उसके लक्षण जानेंगे, जैसे क्या क्या इसके लक्षण है, जैसे समय पर जांच करेंगे, निदान करेंगे। इससे क्या होगा? सही देखभाल और समर्थन में मदद मिलेगा, जिसलिए बढ़ है इसकी इस दुनिया भर में थायराइड की जागरूकता फैलाना, इसलिए दिवस मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। 2008 में इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कभी थी? 2008 में ईस्वी में शुरू हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 मई को। तो 25 मई को क्या हो गया? विश्व थायराइड दिवस। 26 मई को क्या हो गया? विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस क्या करता है? खेल आपस में क्या बोलते हैं, लोगों को जोड़ता है। लोगों को जोड़ेगा, देश को भी जोड़ेगा, क्योंकि देश है जो लोग से बने होते हैं, तो देशों को जोड़ता है। इसमें 100+ कंट्री भाग लेते हैं। तो 100वीं वर्षगांठ जो पेरिस ओलंपिक 1924 में हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये 26 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल क्या दुनिया में सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। 2024 में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी। अब महाराष्ट्र डे भी बताई दिए थे, सारा इंपॉर्टेंट डेटा याद। अब हम लोग आज के करंट अफेयर क्लास की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग 28 मई के करंट अफेयर की
बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कल का करंट अफेयर के रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस का क्या है, सक्सेस की कुंजी है। रिवीजन नहीं करिएगा चीज़ों को भूलते जाएगा। रिवीजन में क्या है, पहला भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है, तो ये किसके बीच हुआ है, बरून, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। हाल ही में किस वित्तीय नियामक संस्था द्वारा संस्थाओं को साइबर के लिए साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस फ्रेमवर्क के नियम जारी किए गए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। इसका काम क्या होता है, बैंकर्स ऑफ द बैंक होता है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक होता है, और क्या होता है, रेगुलेटर ऑफ द बैंक होता है। उसके बाद क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करता है। उसके बाद करता है मुद्रा को छापता है, प्रिंट, जो हम लोग करेंसी है उसका काम होता है प्रिंट करता है मुद्रा को। हाल ही में नेशनल सब नेशनल गवर्नमेंट इंडिया की संस्था द्वारा जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग था पहले जो पंचवर्षीय योजना लागू करती थी, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी हो गए। पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पंगड़िया है। पहले सीईओ कौन है, कमेंट में बताइए। और अभी के सीईओ कौन है, निधि चिब्बर है। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो किसके किया गया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। इन्वायरमेंट डे इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण के मुद्दे के बारे में डिस्कस करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जैसे आयोजन हुआ स्टॉकहोम में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी क्या है, केन्या की राजधानी है। हाल ही में GSAT-32 उपग्रह से किस श्रेणी से संबंधित है, क्या है, संचार उपग्रह। तो ये किस रॉकेट से छोड़ा गया था, LMB-3 रॉकेट से छोड़ा गया था। इसी रॉकेट से चंद्रयान 3 को भी छोड़ा गया था। इसका काम क्या है, जो समुद्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, और जितने भी संचार जो क्षेत्र हैं उसमें एक क्रांति लाएगा। उससे क्या होगा, इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसे 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना था, दक्षिणी ध्रुव पे भारत बना था। तो चंद्रयान 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था, अभिलाषा बारा को दिया गया। तो अभिलाषा बारा को क्यों दिया गया है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के तहत पीस कीपिंग फोर्स के तहत लेबनान में महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता का संदेश वहाँ काम किए हैं, इसीलिए इनको अभिलाषा बारा को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिससे लोग बीमारियों से ग्रसित होने से बचें और उनके प्रति जागरूकता अपनाएं। और 25 मई को क्या मनाया जाता है, 26 मई होगा ना, 26 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 1924 के पेरिस ओलंपिक में 100वीं वर्षगांठ में इसके क्या होते हैं, देशों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, जिससे सौहार्द वातावरण क्या बोलते हैं, फैलता है। तो इसी कारण हम लोग फुटबॉल दिवस मनाते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 26 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग आज के चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना और DRDO द्वारा, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और DA द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित जोरावर याद रखेगा। जोरावर मुख्य रूप से क्या है, मतलब जोरावर का काम क्या है, तो एयर एंड इंडिजीनियस लाइट टैंक है, स्वदेशी लाइट टैंक है। टैंक किसको बोलते हैं, टैंक से क्या होता है, यहाँ से जो एक टैंक है, देखिए टैंक है। अब क्या है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हमारी सेना के साथ मिलकर पूरी तरह से भारत में बने हल्के टैंक, ये हल्का टैंक है, लाइट वेट है, जोरावर का पहाड़ियों की ऊंचाइयों और मुश्किल इलाकों में होने वाले फाइनल ट्रायल के लिए सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। जो मुश्किल इलाके जैसे पहाड़ों में, रेगिस्तानों में जो इसका यूज किया जाएगा, छोटे लाइट वेट है, तो इसको कहीं भी ले जाया जा सकेगा, ताकि दुश्मनों की निगरानी हम लोग कर सकें। इसीलिए इसको विकसित किसने किया, DRDO ने विकसित किया है। DRDO का पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATI ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। भारतीय सेना का ये क्या है, भारतीय सेना का नया स्वदेशी लाइट टैंक है, इसका नाम क्या है, जोरावर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से। अभी जो एग्जाम है बिहार मद्य निषेध का, उसके तहत भारतीय सेना और DRDO द्वारा विकसित जोरावर एक क्या है, स्वदेशी लाइट टैंक है, जिसे विशेष रूप से ऊंचाई वाले पहाड़ी और बर्फीले इलाके जैसे लेह लद्दाख में तुरंत तैनात के लिए डिजाइन किया गया। यह टैंक उत्तरी सीमा पर चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया। कहाँ हुआ इसका परीक्षण, पहला परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सफलतापूर्वक किया गया। दूसरा परीक्षण कहाँ हुआ, 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले लद्दाख के अत्यधिक ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में भी किया गया है। तो एक क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में, एक क्या है, बहुत अधिक ठंडे वाले क्षेत्र में इसका परीक्षण किया जा चुका है। क्यों किया गया परीक्षण, 2020 में जो लद्दाख का डोकलाम गतिरोध हुआ था, डोकलाम याद है आप लोग को, चीनी सेना ने अपने हल्के टैंक तैनात किए थे। ठीक है, भारतीय सेना के पास T-72 और T-90 जैसे भारी टैंक है, जिन्हें पहाड़ों पर ले जाना क्या है, बहुत मुश्किल है। इसी आवश्यकता को देखते हुए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 25 टन वजनी, इसका वजन कितना, यही जोरावर है, इसका वजन कितना, 25 टन वजनी हल्के टैंक का निर्माण और परीक्षण किया गया। 1 टन में 1000 किलो, तब पर भी 25,000 किलो। सेना में शामिल यह टैंक 2027 तक भारतीय सेना में क्या होगा, औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। अब इसकी मुख्य क्षमताएं पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, हल्का और घातक है, इसको कहीं भी ले जाने में, मतलब कहीं भी ले जाने में कठिनाई नहीं होगी। इसका वजन क्या है, 25 टन है। इसे आसानी से एयरलिफ्ट विमान के जरिए ले जाया जा सकता है। विमान के अंदर इसको ले जाके वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इसको लैंड करा के उसके बाद इससे मदद ली जाएगी, दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक क्या है इसमें, 105 mm की मुख्य गन होगी और जी एंटी टैंक मिसाइल भी दागने में सक्षम है। ठीक है, अल्ट्रा, अब क्या है इसका हुनास व UAV व्हीकल, UAV को विकृत करने की आधुनिक तकनीक शामिल है। ये क्या है, उभयचर है। उभयचर किसको बोलते हैं, जो पानी में भी है, नदी और झीलों में भी आसानी से काम कर सकता है, जमीन पे तो काम कर नहीं रहा है। ठीक, और उसके बाद उच्च गतिशीलता है, ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बेहतरीन गतिशीलता है। ये कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में भी क्या करता है, उच्च प्रदर्शन करता है। तो वही चीज़ है, इसमें भी वही बताया गया है, सारा कुछ है। इसका नामकरण देखिए, नामकरण जरूरी, नामकरण क्यों किया गया था, डोगरा जनरल जो थे जोरावर सिंह के नाम पे रखा गया, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में सैन्य अभियान चलाए थे। तो डोगरा जनरल थे जोरावर सिंह, जो लद्दाख और तिब्बत में सैन्य अभियान चलाए थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कितने सांसद हैं, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न, तो इसमें 12 सांसद हैं। तो 12 सांसद हैं, तो 10 लोकसभा के हैं और 2 है क्या, राज्यसभा के हैं।
अब हम लोग क्या बोलते हैं 10 लोकसभा 2 राज्यसभा से। अब इसमें हम कुछ लोकसभा और राज्यसभा का फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला लोकसभा, तो लोकसभा को पहला क्या कहते हैं, निचली सदन है। दोनों को फैक्ट को चलते चलते लोकसभा क्या है, निचली सदन है। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, रहना तो चाहिए 500 कितने 552, लेकिन अभी कितने हैं 543 हैं। ठीक है। लोकसभा क्या होता है, प्रत्यक्ष वोट देते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तभी हम लोग प्रधानमंत्री, तो ये डायरेक्ट इसमें हम लोग वोट देते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये न्यूनतम कितना इसकी एज रहनी चाहिए बनने के लिए, तो 25 वर्ष रहना चाहिए, 25 वर्ष एज रहना चाहिए। और इसके लोकसभा की अध्यक्षता कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं। इसके पास क्या है, लोकसभा के पास विशेष शक्तियाँ, मनी बिल अगर लोकसभा से भी पास हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, राज्यसभा केवल औपचारिकता पर है, तो इसकी विशेष शक्तियाँ हैं। अब हम राज्यसभा के पास आते हैं। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन है। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 250, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 245 है। सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होता है। जो हम लोग कैंडिडेट लोकसभा में चुन के देते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वो वोटिंग करते हैं। जिनके द्वारा क्या होता है, वो वोटिंग करते हैं, तब इनके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और जो 12 सदस्य हैं, जैसे जो 12 सदस्य इसमें से हैं, 12 सदस्य क्या करते हैं, जिनको कला साहित्य विज्ञान और समाज के क्षेत्र में समाज के क्षेत्र में जो मतलब मनोनीत किए जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, 12 जो सदस्य हैं उसके, जैसे अभी क्या है, जैसे रेखा जो हीरोइन है उनको नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। इसकी कितनी थी, 25 साल होनी चाहिए। और इसके पास क्या विशेष शक्तियाँ, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, राज्य सूची जिसको बोलते हैं, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पे अगर कानून बनाना हो, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पे कानून बनाना हो, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होगी, राज्यसभा में हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन स्टेट लिस्ट से जब, और बाकी राज्यों के क्या करता है, अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है राज्यसभा। लोकसभा में तो आप जीत जाएगा, लेकिन राज्यसभा में तो बहुत सारे मेंबर पक्ष भी रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा से ही अगर पास हो गया तो समझिए वो पास हो जाता है। जब विधेयक आया राज्यसभा में क्या हुआ था, फेल हो गया, तो वो क्या हो गया, विधेयक पारित नहीं हुआ, तो कानून लागू नहीं हुआ। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कौन किया था, जो हम लोग प्रधानमंत्री सांसद रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना एपीजे कलाम क्या किए थे, संस्तुति दिए थे, सुझाव दिए थे कि ऐसा करने से क्या होगा, सांसद अपने जो कार्य क्षेत्र हैं वो अच्छे से काम करेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा उनको। सांसदों और समितियों के वास्तविक संसदीय प्रदर्शन व डेटा के आधार पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, इसको कौन प्रदान करता है, तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन प्रदान करता है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन इसको क्या करता है, प्रदान करता है। ये हमारा संसद हो गया, संसद ये हमारा हो गया। यहाँ पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया गया, प्रदान करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया, मेजर अभिलाषा बाराक को दिया गया। भारतीय मूल के किन 2 वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से ऑर्डर ऑफ मापुंगो से सम्मानित किया गया है, तो सलीम अब्दुल करीम और प्रीतम देरा। 2 दिन पहले हम पढ़ाएं आपको। भारतीय युवा वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया, शेखर सुमन को दिया गया। जो लेखिका यांग सुआंग जी हैं उनको किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो ताइवान ट्रैवलर के लिए। तो ताइवान ट्रैवलर का मूल वर्जन क्या है, मंदारिन, क्योंकि ये चाइना से बिलोंग करती है, तो ये मंदारिन इसका लैंग्वेज है। तो ये पहले ताइवान से चाइना में शिफ्ट हुई थी, उनके यात्राओं और कठिनाइयों का इस किताब में वर्णन है। तो मंदारिन से इसका ट्रांसलेशन हमेशा इंग्लिश में होता है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है वो हमेशा इंग्लिश की किताबों को मिलता है, जैसे या तो ट्रांसलेट किया गया हो या तो मूल वर्जन हो इंग्लिश में हो। यूनेस्को गिलेर्मो कानो फील्ड फ्रीडम प्राइज सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को मिला। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेटर आनंद आरके को 2026 पुलित्जर प्राइज मिला। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द 2025 पुरस्कार किसको मिला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू को मिला। असम के डॉक्टर अतुल नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से क्या सम्मानित किया गया है। 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसको मिला, वयोवृद्ध हिंदुस्तानी गायक सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को मिला है। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसको सम्मानित किया गया है, जोगिनी पल्ली संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। इसी तरीके से हम लोग आगे क्या है, WWF क्या है, WWF नेशनल अवार्ड एंड एलिफिसर को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन कौन थे, भारत के हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, सयानी गुप्ता को मिला है। 5वें लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है, कैलाश सत्यार्थी को भारत रत्न भी मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी को क्या बोलते हैं, एक और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को भी मिला था, याद होगा आप लोग को। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, नीता अंबानी को मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, आदित्य धर को मिला है धुरंधर मूवी के लिए। नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड प्रख्यात भारतीय लेखिका अरुंधति राय को मिला है। मदर कैरी मॉम्स टू मी के लिए मिला है। एबेल पुरस्कार किसको मिला है, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जर्मन के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जर्ड फाल्टिंग्स को मिला है क्या, एबेल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुपुल्ली कृष्ण राव को मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 बैरामुथु को मिला है। और 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावे मदानी को मिला है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को मिला है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभी बताए थे, मेजर अभिलाषा बाराक को मिला है, वो रिपीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जनरल कौन है, जिनके कार्यकाल में केंद्र सरकार ने जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है, तो इनका एक्सटेंशन किया गया है, भारत सरकार ने इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया। तो अनुराग गर्ग को मिला है। अनुराग गर्ग को क्या मिला, NCB नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, मतलब डायरेक्टर जनरल बनाया गया, जो हेड होते हैं वो बनाया गया। ये कहाँ के, ये हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के क्या है, IPS हैं। महानिदेशक के अध्यक्ष जो भी बोल दीजिए। श्री गर्ग हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS हैं। उन्हें सितंबर 2024 में NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब कब तक इसका कार्यकाल रहेगा, 31 जुलाई 2027 तक रहेगा कार्यकाल। अभी करेंट डायरेक्टर भी यही हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ NCB के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ें? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। के काम करने वाली क्या है? खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। कानून और प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य क्या है? नशीली दवाओं, नशीली जो दवा है, नशीली दवा की अवैध तस्करी को रोकना। ड्रग्स की अवैध तस्करी, जो मतलब अवैध तस्करी हो रहा है जिससे बच्चों में और समाज में गलत संदेश जाता है, उसके अवैध तस्करी को रोकना है। और इसका जो अवैध व्यापार में जो यहाँ से दूसरे देशों में ट्रांसफर करते हैं, उसके खिलाफ की जांच और कार्रवाई करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 17 मार्च 1986 को हुआ था। कौन सा एक्ट था? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसके तहत क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत 1985 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसके बारे में बोला जाता है कि इसका काम तो बता ही दिए आपको, स्थापना भी बता दी, किसके मंत्रालय के अंतर्गत आती है वो भी बता दिए। हेड तो अभी कौन बने हैं? हेड बने हिमाचल प्रदेश के आईपीएस। कौन है? हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अनुराग गर्ग, वो क्या बोले हैं? हेड बने हैं। एन एस राजा सुब्रमण्य कौन है? नए सीडीएस हैं। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तैनाती की गई। प्रवीण सूद कौन है? सीबीआई के निदेशक हैं। सीबीआई के निदेशक अभी कौन है? प्रवीण। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं। कृष्णा स्वामीनाथन कौन है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को क्या बनाया गया? क्रमिक सेवा नियंत्रक के रूप में क्या किया गया? कार्यभार ग्रहण किया गया, क्रमिक सेवा नियंत्रक। तो 4 ऑप्शन के बारे में जान लिया, हम आगे बढ़ते हैं। भारत को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष, भारतीय जो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? भरत सिंह चौहान। इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ हुआ था? एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था श्रीलंका के बाराकोसावा, कुछ ऐसे ही नाम था, श्रीलंका के बाराकोसावा। अब यूआईडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सौरभ विजय हैं। यूआई जो कि क्या बोलती है? आधार कार्ड बनाती है। या दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? सहदेव यादव बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक अभी बताया प्रवीण सूद हैं, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं लेकिन कर्नाटक के कैडर के हैं। इनको सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। चीफ सीडीएस कौन है? एन एस राजा सुब्रमण्य, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? शशि शेखर वेम्पति बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रवि के बने हैं। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले मुख्य सीईओ कौन बने हैं? संजय जमवार बने हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए? चंचल कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? निधि चिब्बर बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष कौन बने? साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए जो कि क्या बोलती है? भारत में जितने भी फ्लाइट हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट को आवाजाही और उनके नियम बनाती है, उनको कंट्रोल करती है। उनके चीफ किसको बनाया गया? वीर विक्रम यादव को बनाया गया है। भारतीय प्रतिनिधि और सेवी का पूर्णकालिक सदस्य किसको बनाया गया? वेंकट रमना मूर्ति को बनाया गया। सेवी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, लेकिन ये तब से काम चालू किया 1992 में। सेवी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेवी का काम क्या? भारतीय शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का मतलब वो नियम बनाती है। अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन है? अर्चना व्यास हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संगीता बरुआ हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन है? राजकुमार गोयल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के नए अध्यक्ष कौन है? दिव्य चतुर्वेदी हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्रतिनिधित्व का मुख्य अधिकारी कौन है? रंजीत पुन्हानी है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ अजय सिंह है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीस दयाल सिंह है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? भरत सिंह चौहान है। तो आपको बताए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन राजम, जो हाल में हम लोग राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण और जो सबसे भारत का पहले 4 तरह के, पहला तो हो गया भारत रत्न, दूसरा हो गया पद्म विभूषण, सीरियली है ये, ऊपर से नीचे दिखाया गया, हाईएस्ट टू हाई टू लोअर, फिर पद्म विभूषण हो गया तो पद्म भूषण, और यहाँ क्या हो गया? पद्मश्री। तो 4 तरह के गैलेंट्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो वही है एन राजम क्या है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है? तो क्या है? वायलिट से संबंधित है। एन राजम जो है वायलिट से संबंधित है, जिनको क्या दिया गया है? वायलिन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो विशेषता क्या? एन राजम हो गए वायलिन से संबंधित है। विशेषता गायकी अंग शैली का वायलिन पर विकास किया। क्षेत्र क्या? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक करते हैं। सम्मान मिला क्या? पद्म विभूषण। वायलिन को क्या नई पहचान दिया? भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। तो इसके लिए क्या किया गया है? उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम लोग तबला के बारे में देख लेते हैं। तबला में किनको मिला है? जाकिर हुसैन, इनको उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है। जाकिर हुसैन को 2023 में मिला था क्या? तबला में पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। बांसुरी में किनको मिला है? ये सब याद कर लीजिए, कभी आ सकता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को क्या मिला है? बांसुरी के क्षेत्र में पद्म विभूषण इनको भी मिला है। अब सहनाई को इंग्लिश में क्लैरिनेट बोलते हैं। तो सहनाई के क्षेत्र में एक ऐसे शख्स हैं जिनको 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। 4 अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या किया गया है? सहनाई के क्षेत्र में इनको 4 अवार्ड मिला है। 4 अवार्ड अलग अलग वर्षों में इनके पद्मश्री पहले मिला, फिर पद्म भूषण मिला, इनको भारत रत्न भी दिया गया है।
तो चारों अवार्ड पाने वाले कौन हो गए? शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान हो गए, तबला में कौन हो गए? जाकिर हुसैन हो गए, बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, और वायलिन के क्षेत्र में एन राजम, जो क्या बोलते हैं गायकी से संबंधित रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2026 में जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई, देखिए ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, फिर एक लास्ट में जो सबसे ऊपर है वो भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको बोलते हैं। नागरिक सम्मान मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? नागरिक सम्मान 4 तरह के होते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। तब 1954 में इसको स्थापित किया गया। किसको? मतलब जो नागरिक सम्मान देने की योजना थी उनको 1955 में पुनर्गठित 3 श्रेणियां की गई। कौन कौन किया गया? पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, फिर पद्म भूषण आया उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, फिर पद्मश्री आया किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। संवैधानिक सीमाएं इसके क्या है? अनुच्छेद 18 के 1 में, अनुच्छेद 18 में सभी उपाधियों को समाप्त करता है, परंतु सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए अपवाद है। पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 का ये बोलता है कि जितने भी आप उपाधियां हैं उसको नहीं लेना, लेकिन ये उपाधि नहीं है। और इसमें क्या है? सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता इसके लिए अपवाद है। ये है कि ये पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं, ये सम्मान है। अब इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। चयन का आधार क्या होता है? आजीवन उपलब्धि क्या किया, जन सेवा में इन्होंने क्या योगदान दिया, उत्कृष्टता से बढ़कर के सिद्धांत पे। सिफारिश कौन करता है? पीएम और राष्ट्रपति के समक्ष अंतिम मंजूरी हेतु प्रस्तुत की जाती है। घोषणा व प्रदान कौन करते हैं? प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा होती है। मार्च अप्रैल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। घोषणा कब हुआ? गणतंत्र दिवस जैसे कब होता है? 26 जनवरी यानी 25 जनवरी के शाम में इसकी घोषणा होती है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल में 2 बार बुलाया जाता है, एक बार में 2 बार बुला के अलग अलग डेट पे इसको प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, देखिए मेडल, और उसकी प्रतिकृति दी जाती है। इसकी वैधानिक सीमाएं क्या है और इसका नियम क्या है? वैधानिक सीमाएं क्या है? पुरस्कारों की कुल संख्या प्रति वर्ष 120 तक ही सीमित रहेगा। मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। मरणोपरांत और गैर नागरिक क्या है? मरणोपरांत और गैर नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे। पिछला पद्म पुरस्कार मिलने के क्रम से 5 वर्ष बाद ही उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। जो पिछला पद्म पुरस्कार आपको दिया गया उसके 5 वर्ष बाद ही आपको कोई दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। जो पद्म पुरस्कार है, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारत रत्न मरणोपरांत मिलता है। परंतु अत्यधिक योग्य मामलों में सरकार विचार कर सकती है। वही बोले, भारत रत्न तो कितनों को मिला है मरने के बाद। ऐतिहासिक स्थगन क्या है? निलंबन। 1978 से 79 मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के तहत इसको एक बार निलंबन किया गया था। 1993 से 97 बालाजी राघवन मामले में लंबा संवैधानिक मुद्दों के कारण क्या किया गया था? इन्हें किया था। अब इसी के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में फिर से कितने पुरस्कार दिए गए ये आएगा। पद्म पुरस्कार 2026 के तहत कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई? 131 पुरस्कार। 131 में क्या है? 5 पद्म विभूषण है और 13 क्या है? पद्म भूषण है। 5 पद्म विभूषण है और 13 पद्म विभूषण है। पुरस्कार प्राप्त होने वाले में कितनी? 19 महिलाएं हैं, और सूची में देसी पीआईयू और ओसीआई से 6 जो एनआरआई हैं या ओसीआई हैं, कार्ड धारक हैं, पासपोर्ट धारक हैं, उनमें से 6 व्यक्ति 16 पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल है। 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल है। अब पद्म विभूषण के जो 5 विजेता इसका नाम जरूर याद रखिएगा। धर्मेंद्र सिंह देवल इन मरणोपरांत मिला। कला के क्षेत्र में कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले के हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। केटी थॉमस का नाम से ही लग रहा है, थॉमस रहेगा तो मोस्टली केरल के ही होते हैं क्योंकि क्रिश्चियन होते हैं। एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करते हैं। बी एस अच्युतानंद मरणोपरांत मिला सार्वजनिक मामले से हैं, ये भी केरल से हैं। तो मोस्टली यहाँ केरल के 3 हैं। तो पद्म विभूषण में से 5 में से 3 पुरस्कार केरल राज्य से आते हैं। असाधारण और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें पद्म विभूषण में नाम अलका याग्निक जो सॉन्ग गाती हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के, ये राज्यपाल भी रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले से हैं। के.आर. पलानीस्वामी इनको दवा के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री मचूटी कला के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय दवा मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, अमेरिका के हैं। पीयूष पांडे कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। इसी तरीके से उदय कोटक और शिबू सोरेन जो झारखंड के क्या थे? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सार्वजनिक मामले के लिए मिला, झारखंड से बिलोंग करते हैं। उदय कोटक जिनका कोटक महिंद्रा बैंक है, व्यापार और उद्योग के लिए मिला, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। विजय अमृतराज ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं, अमेरिका अच्छे इसको देखिए, तमिलनाडु होगा ये विजय अमृतराज, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले से हैं, केरल से हैं। बीके मल्होत्रा सार्वजनिक मामले के हैं, दिल्ली के। इसमें इंपॉर्टेंट अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, के.आर. पलानीस्वामी, उसके बाद शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उदय कोटक, बीके मल्होत्रा और विजय अमृतराज खेल से बिलोंग करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। भारत में सबसे तेज धावक कौन बने? भारत के सबसे तेज धावक गुरविंदर सिंह बने। गुरविंदर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए। रांची के जो बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरा किया? 10.09 सेकंड में पूरा करके क्या नया रिकॉर्ड बनाए हैं। 10.10 सेकंड रिकॉर्ड का बैरियर तोड़ने वाले इतिहास के पहले भारतीय धावक बन गए हैं। इतिहास के पहले भारतीय धावक बने। कौन बने? गुरविंदर सिंह, जो कि 10.09 सेकंड में 100 मीटर का रेस पूरा किए हैं। मतलब देखिए 0.01 सेकंड का अंतर है, इतिहास के पहले भारतीय धावक बन गए। पंजाब के एथलीट गुरविंदर सिंह, देखिए गुरविंदर सिंह ये हो गए। गुरविंदर सिंह क्या किए? एथलीट भारत के सबसे पूर्व कितना सेकंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ आयोजन हुआ था? रांची के बिरसा मुंडा में आयोजन हुआ था। पहले स्प्रिंटर बोलते हैं धावक को, क्या बोलते हैं? पहले भारतीय स्प्रिंटर बन गए। वही चीज़ के बारे में सब लिखा गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? मतलब जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने स्वदेशी मतलब स्वदेश में जो निर्मित है अपने देश में 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग, उसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र है। तो यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम जो कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम सूर्यास्त्र है। सूर्यास्त्र लॉन्च किया गया किसके द्वारा? देखिए ये सूर्यास्त्र है।
लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र है। ठीक है, भारत का एकल लॉन्च सिस्टम 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट और मिसाइल दागने में क्या है सक्षम है। वही लिखा गया यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम है, 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक रॉकेट मारक क्षमता रॉकेट और मिसाइल दागने में सक्षम एकल लॉन्च सिस्टम है, स्वदेशी, भारत में विकसित है। रक्षा मंत्री किस कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा है। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या बड़ा कदम है। भारत का पहला 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाला रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र, इसके बारे में बताया गया है, जिसे निजी रक्षा कंपनी नाइव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। ये क्वेश्चन याद रखिए, किसके द्वारा विकसित किया गया है? नाइव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय सेना को सौंपा। राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में इसका क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री ने आर्मी को दिया है। उड़ीसा के चांदीपुर में इसके परीक्षण के दौरान, उड़ीसा का जो चांदीपुर रेंज है उसमें इसका क्या किया गया था? परीक्षण किया गया। 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर बेहद सटीक वार किया। 300 मीटर दूर पर बेहद सटीक वार किया गया। सटीकता इतनी है कि 1.5 से 2 मीटर के दायरे में मतलब हिट कर देता है, जो युद्ध के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया। कहाँ भारत सरकार के गृह मंत्री जो रक्षा राजनाथ सिंह है, महाराष्ट्र के शिरडी में NIBE रक्षा परिषद से हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना के लिए रवाना किया गया था। तो NIBE रक्षा परिषद, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र। तो इसके बारे में बता ही दिए सब कुछ आपको। सतह पर स्टिक पार करता है, तेजी से तैनाती होगी, इसको शूट एंड स्कूट ऑपरेशन में सक्षम है, उच्च सटीकता, हाई एक्यूरेसी है ये। उसके बाद कहाँ से परीक्षण कहाँ हुआ था? चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था। हस्तांतरण कहाँ किया? रक्षा मंत्री शिरडी से किए। कौन विकास किया है? NIBE लिमिटेड पुणे ने किया है। उपयोग कौन करेगा? भारतीय सेना करेगा। अब इसमें से हम काल भैरव, जो काल भैरव ऊपर आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि काल भैरव क्या है, विक्रम क्या है, रुद्राक्ष क्या है। तो काल भैरव भी क्या है? काल भैरव भी एक तरह से AI, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान है, मतलब ड्रोन है। काल भैरव क्या है? एक तरह का ड्रोन है। काल भैरव भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वायत्त लड़ाकू विमान है, जिसे बेंगलोर स्थित डीपटेक स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। इसकी लॉन्च और क्षमता क्या है? अगस्त 2025 में इसको पेश किया गया था। यह एक मध्यम ऊंचाई और लंबी सहनशक्ति वाला ऑटोनोमस कॉम्बैट UAV है। क्या है? ऑटोनोमस है। भारत का पहला यह संचालित लड़ाकू विमान है। अब इसकी विशेषता क्या है? 3000 किलोमीटर मारक क्षमता है, 30 घंटे से अधिक समय तक लंबा उड़ान भर सकता है। इसमें क्या AI आधारित लक्ष्य पहचान है। इसके बाद इसमें इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताएं भी इसमें शामिल हैं। भारतीय कंपनी ने यूरोपीय रक्षा प्रौद्योगिकी फर्म स्केच पिक्सल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ ये बनाया गया है? मतलब किस इंडिया और यूरोप की जो रक्षा प्रौद्योगिकी फर्म है स्केच पिक्सल के साथ समझौता कर बनाया गया है। AI आधारित लक्ष्य इंक्रिप्टेड प्रणाली, उच्च सटीकता है, ठीक है, लंबी दूरी 3000 किलोमीटर तक है। FWDA फ्लाइंग वेज, कौन कौन इसमें साझेदारी किया इंडिया की तरफ से? FW, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको याद कर लेना। FWDA फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। प्लस जो यूरोपीय कंपनी उसका नाम क्या है? स्केच पिक्सल डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो यूरोप के पुर्तगाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र क्या स्थापित करेगा? ये स्थापित करेगा पुर्तगाल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, मतलब बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी। विक्रम नाम से जुड़ी भारत की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां। विक्रम नाम से क्या है? 2 उपलब्धियां। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। पूछेगा कि विक्रम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी क्या है? सेमीकंडक्टर चिप है। भारत की पहली पूर्णतः 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, विक्रम 3201। निर्माता कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन निर्माता है। इस सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा क्या किया गया? विकसित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम क्या है? इसरो का सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। और क्या है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, 64 बिट नहीं है, 32 बिट है। उपयोगकर्ता कौन है? विशेष रूप से अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट और सैटेलाइट्स के लिए बनाया गया है। इसके बारे में यह चिप भारत की आत्मनिर्भरता, देखो, भारत की आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष तकनीक में मदद करेगा। अब पहला विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। विक्रमादित्य क्या है? पहला, दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। वैदिक घड़ी किसको बोलते हैं? पारंपरिक भारतीय काल गणना, जो पंचांग है हम लोग का, उस पर आधारित है। विश्व की पहली डिजिटल वैदिक घड़ी है। जैसे पंचांग कैसे ठाकुर प्रसाद को बोला जाता है, उसी तरीके से। स्थान क्या है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ये क्या है? उपलब्ध है। वैदिक घड़ी देखिए कैसा होता है वैदिक घड़ी, ऐसा होता है वैदिक घड़ी, यहाँ पे सब बताता है, देखिए यही वैदिक घड़ी है। कहाँ उज्जैन के जंतर मंतर में स्थापित है, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। विशेषता क्या है? स्थानीय सूर्योदय के आधार पर समय बताता है। 24 घंटों में 30 मुहूर्त, लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त में विभाजित किया गया है। तो विक्रमादित्य हो गई वैदिक घड़ी। पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर 32 बिट का चिप हो गया विक्रम, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन और इसरो के द्वारा मिलकर बनाया गया। इसमें क्या मदद मिलेगी? अंतरिक्ष अभियान और रॉकेट और सैटेलाइट्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें? काल भैरव पढ़ें। पहला, भारत का पहला AI संचालित लड़ाकू विमान है, जो कि किसकी मदद से बनाया जा रहा है? FWDA फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्केच पिक्सल की मदद से बनाया जा रहा है। इसका काम क्या है? इसका काम है दुश्मनों के उच्च सटीकता और स्वायत्त ऑपरेशन करेगा, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। उसके रेंज सबसे ज़्यादा 3000 किलोमीटर रेंज है। AI आधारित लक्ष्य पहचान AI आधारित से करेगा। लंबी दूरी का है और इसमें इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली है, मतलब ये डिकोड नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने मिशन वंदे भारत के तहत किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई? तो माउंट एवरेस्ट की। पहले पूछेंगे कौन किया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन, सारे लोग क्या है इसमें देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कहाँ चढ़ाई? एवरेस्ट पीछे, सारी ऑल वुमेन है, सफल चढ़ाई की है। पहली मिशन वंदे भारत, जिसे वंदे मातरम के तहत हुआ। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण ने मिशन वंदे मातरम के तहत, टीम कौन है इसमें? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभियान क्या है? मिशन वंदे मातरम के तहत। कौन सी चोटी को? माउंट एवरेस्ट की चोटी को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 884.86 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सफलतापूर्वक क्या किया? शिखर पर पहुंचने वाली पहली BSF ऑल वुमेन टीम बनी है। तो यहाँ पे क्या है? भारत के साहस को दिखाता है, नारी शक्ति और अटूट संकल्प का क्या है? प्रतीक है। यह टीम ने कठिन मौसम, कम ऑक्सीजन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के इस ऐतिहासिक सफलता को हासिल किया। महिलाओं के सशक्तिकरण और सबसे आगे सबसे ऊंचे के मंत्र को साकार किया है।
मिशन वंदे मातरम। अब भारत अभी पृथ्वी के सबसे 5 सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में जानते हैं, तो पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। दूसरा कौन है? K2 है 8611 मीटर में। और पहला माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल की तिब्बत सीमा में। पहली चढ़ाई कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसने की थी? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने की थी, याद रखिएगा ना। एक कामिरीता शेरपा है, वो बताइएगा कामिरीता शेरपा का संबंध कहाँ से और कितनी बार माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ चुकी हैं? नेपाल से बिलोंग करती हैं वो, कितनी बार? आप लोग कमेंट में बताइएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब K2 उसके बाद है। K2 कहाँ है? पाकिस्तान चीन सीमा पे। पहली चढ़ाई 1954 में हुई थी। किसने की थी? इतालवी अभियान दल ने की थी। और विशेषता क्या है? सवेज माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है, अत्यधिक कठिन। अब उसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? 8586 मीटर है। ये कहाँ? नेपाल भारत सिक्किम सीमा पे। भारत के सिक्किम में और नेपाल की सीमा पे पहली चढ़ाई कौन किया था? 1955 में हुआ था, ब्रिटिश दल ने किया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्या इसका महत्व है? उसके बाद चौथा में कौन है? लोहेत्से। इसकी ऊंचाई कितनी? 8516 मीटर। ये कहाँ? नेपाल तिब्बत सीमा पे। पहली चढ़ाई 1956 में स्विस अभियान दल ने। जो बाहर के लोग थे ना, एडवेंचर कार्य ज़्यादा करते थे। देखते हैं कोई ब्रिटिश है तो कोई स्विस है, मतलब भारत जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं जो एडवेंचरस कार्य में माहिर थे, वो लोग ही सबसे पहले जाते थे। एवरेस्ट से जुड़ी चोटी है, दक्षिणी भाग में कठिन बर्फीली दरार है, लोहेत्से नेपाल तिब्बत सीमा पे। मकालू का क्या है? 8485 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पे। पहली चढ़ाई 55 में फ्रांसीसी दल के द्वारा, ये स्विस के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी पिरामिड आकार की चोटी है, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है मकालू। तो पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा हो गया K2, तीसरा क्या हो गया? कंचनजंगा, चौथा हो गया लोहेत्से, पांचवा हो गया मकालू। यही सब चीज़ें हैं, सबसे ऊंचाई से कम ये बताएंगे। 8000, इसको याद रखना है, 3 याद कर लीजिए। 8848.86, 8611, 8586। अब निम्न में से किसी राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राज्यसभा में याचिका समिति होती है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा। राघव चड्ढा क्या बोलते हैं? राघव चड्ढा बने राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा राघव चड्ढा को राज्यसभा के अध्यक्ष चिन्हित किया गया है। याचिका समिति का गठन किसके? नागरिकों द्वारा प्रस्तुत जो याचिकाएं होती है उसकी जांच करती है, विचार उस पर करती है और सिफारिश के लिए किया जाता है। यह समिति का काम क्या? विभिन्न याचिकाओं पर अध्ययन करके उचित कार्रवाई या सुधार के लिए सिफारिश करती है। राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? राघव चड्ढा को। इसका उद्देश्य क्या है? एम क्या है? नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को जवाबदेह बनाना। तो वही चीज़ इसमें शॉर्ट में लिखा गया। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं दल में, लेकिन अब बीजेपी हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा के हैं, राज्यसभा राज्यसभा क्या है? ऊपरी सदन है या उच्च सदन है। इसमें क्या होती है? इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। कितने मेंबर हैं अभी? अभी पढ़ाएं आप दोस्तों। याचिकाओं की जांच करती है, विचार करती है, सिफारिशों का नेतृत्व करती है, नागरिकों की आवाज़ को क्या करती है? मजबूत करती है। वही चीज़ अब दिया गया। अधिकतम संख्या देखिए 250 हो सकती है। इसमें क्या है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का वर्णन। तो अभी कितना? अधिक 238 ही है, अभी बोला ही 238 है। उसका राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का होता है। इसका वर्णन कहाँ है? 83 आर्टिकल 83(1) में। आर्टिकल 80 के तहत क्या है? राज्यसभा हो गई। आर्टिकल 83(1) में क्या हो गया? राज्यसभा के कार्यकाल हो गए। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नामित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करते हैं। कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में जिनका कुछ योगदान है समाज के लिए, उनको नामित किया जाता है। अब इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर, ये आप लोग को क्वेश्चन कमेंट में बताना है। मैंने कल के क्लास में इसको पढ़ाया, ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत की है। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशन। इसके बारे में डिटेल में भी लिख दीजिएगा, दो लाइन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 5 जून 1972 को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। UNDP के बारे में भी बताया गया, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में भी आपको बताया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिएगा। थैंक यू।